तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। और यह है वीडियो नंबर 3 इस सीरीज का। इसके पहले 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हेल्थ। तो देखिए, इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है, उसे इंप्रूव कैसे करते हैं, इसको हम देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में एजुकेशन की बात की थी कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉपुलेशन के क्वालिटी के लिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हेल्थ किसी भी पॉपुलेशन के क्वालिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी भी पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फर्म की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की हम बात करें तो उसका मेन काम क्या होता है। उसका काम होता है कि वो प्रॉफिट बनाए, और जितना ज़्यादा अच्छा उसे प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए उतना ही अच्छा है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी फर्म है या फिर कोई भी कंपनी है वो ऐसे व्यक्ति को जॉब देना पसंद करेगी या फिर काम अपने पास रखना पसंद करेगी काम करने के लिए, जो कि काम को एफिशिएंटली नहीं कर सकता है जैसा कि एक हेल्दी वर्कर कर सकता है, क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो खराब है या फिर उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ही कमजोर है? नहीं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पर्सन को कोई भी फर्म या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जॉब देना पसंद नहीं करेगी अगर उसकी हेल्थ बहुत ही खराब है या फिर वो ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक तरीके से बताता है कि उस व्यक्ति का पोटेंशियल क्या है और उसकी एबिलिटी क्या है इलनेस को फाइट करने में, और उसकी एक तरीके से पोटेंशियल क्या है काम करने के लिए। तो देखिए, अगर कोई अनहेल्दी व्यक्ति है तो वो एक तरीके की जिम्मेदारी बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हेल्थ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है किसी भी व्यक्ति के वेलबींग होने के लिए। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक सुखी जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए उसे हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। बिना हेल्दी हुए वो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। और तो इसलिए हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के लिए पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सभी देश जो है वो प्रायोरिटी में रखते हैं अपने अपने पॉपुलेशन के लिए। और हमारे नेशनल पॉलिसी की अगर बात करें तो हमारे नेशनल पॉलिसी में भी इस चीज़ को बहुत काफ़ी टारगेट किया गया है। और हमारा नेशनल पॉलिसी एक तरीके से ये एम करता है कि सभी लोगों को एक तरीके से हेल्थ केयर जो सुविधा है उसको प्रोवाइड की जाए, फैमिली वेलफेयर रखा जाए, और लोगों की जो न्यूट्रिशनल नीड है उसको एक तरीके से प्रोवाइड की जाए, उसको सुधारा जाए। और अगर कुछ सोसाइटी के कुछ तबके ऐसे हैं जहां पर न्यूट्रिशनल नीड जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंचती है, तो वहां पर स्पेशल फोकस करके स्पेशल प्रोग्राम्स चलाकर उन प्रिविलेज्ड सेगमेंट तक इन सर्विसेज को, न्यूट्रिशनल सर्विसेज को पहुंचाया जाता है। तो अगर हम पिछले 5 डिकेड की बात करें, यानी करीब पिछले 50 सालों की बात करें, तो इंडिया जो है उसने एक बहुत ही अच्छा वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और इसके साथ ही मैन पावर भी क्रिएट किया है जो कि इस सेक्टर में काम करता है, और जो इस सेक्टर में काम करता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के रूप में भी काम करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है, आप चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस पूरे पारा को। मैं इसे नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को अगर आप अपने से करने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं, इन डाटा को देख लेते हैं कि पहले देखिए हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज 1951 में कितने थे, 1981 में कितने थे, और 2001 में कितने हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। और इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, ऊपर हमने बात की यहाँ पर डाटा, तो डाटा इसे आप पहले पढ़ लें। तो ये देखिए, ये जो डाटा है कि इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतने बेड्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने नर्सेज हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे इंडिया के इलाके ऐसे हैं जहां पर ये जो फैसिलिटीज हैं वो मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 राज्य जो हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहां पर पूरे देश के 181 मेडिकल कॉलेज में से 81 मेडिकल कॉलेज यहीं पर इन चारों राज्यों में ही हैं। तो आप उसे समझ सकते हैं कि 100 मेडिकल कॉलेज बाकी के आपके 25 राज्यों में है, तो बाकी के 25 राज्यों में हेल्थ सुविधाओं की स्थिति क्या होगी। और फॉर एग्जाम्पल आप बिहार की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही खराब है, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बहुत ही कम है। और इसके बाद एक्टिविटी है, आप चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेरोजगारी भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम किसी पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर लोगों की बात करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट में अब हम पढ़ने वाले हैं, अपने पुराने कहानी की ओर चलते हैं जिसमें हमने 2 दोस्तों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में। तो जो शकल है, उसकी जो माँ है शीला, वो अपने डोमेस्टिक कोर्स पर ध्यान देती है, यानी अपने घर बार को चलाने में मदद करती है, चूल्हों के खाना पीना बनाना, घर का ख्याल रखना, ये सभी काम करती है। इसके अलावा बच्चों का ख्याल रखती है, और अपने हस्बैंड पूजा की मदद करती है फील्ड में काम करने में। और जो शकल है, उसका जो ब्रदर है जीतू, और उसकी जो सिस्टर है सीतू, वो अपना जो समय है वो खेलते हुए बिताती है या फिर ड्राइंग करते हुए बिताती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो शीला है या फिर जीतू है या फिर सीतू है, ये सभी अनएम्प्लॉयड है? नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पारा में उसका आंसर दिया हुआ है।
तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हम तब कहते हैं या फिर किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड तब हम कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और काम करने के लिए जॉब को सर्च कर रहा है और उसे अगर काम ना मिले तो उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो शीला है वो अपने घर का काम करती है और वो बाहर किसी और जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए एक तरीके से हम उसे अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जीतू है और सीतू है, ये बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटे हैं अभी, और इनको एक तरीके से हम वर्कफोर्स में काउंट नहीं कर सकते, पॉपुलेशन के वर्कफोर्स में, और इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि ये काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है, उतने बड़े नहीं है कि हाँ इनसे हम काम लें और इन्हें हम अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में डाल दें। तो सिंपली अगर हम देखें तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन कितना होता है, तो वर्कफोर्स पॉपुलेशन जो है वो मेनली माना जाता है 15 साल से 59 साल की उम्र के बीच के लोगों को, यानी कि इतनी उम्र के बीच के जितने लोग हैं उतने लोग वर्कफोर्स पॉपुलेशन के हैं। और इनमें से इस एज से, इन दोनों एज के बीच के लोग जो काम करना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें काम ना मिले तो उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। तो वहीं आप देखें जो शकल है उसका जो ब्रदर है और सिस्टर है वो इस एज ग्रुप में आते नहीं है और वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। और जो शकल की माँ है शीला, वो फैमिली के लिए काम करती है और वो बाहर किसी और जॉब को करने के लिए तैयार नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है पैसों के लिए, तो इन लोगों को हम एक तरीके से अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं और ये वर्कफोर्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो शकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी एक तरीके से हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड पेरेंट्स की बात इस कहानी में नहीं की गई है इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं शकल के तो वो जनरली 60 ईयर्स से ज़्यादा होगा, उनका एज 70-80 ईयर्स हो सकता है। तो क्या 70 ईयर्स के पर्सन को हम वर्कफोर्स में काउंट करेंगे? नहीं, 70 ईयर्स के पर्सन को हम वर्कफोर्स में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए अगर वो व्यक्ति कोई काम अगर नहीं करता है तो उसे हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कंडीशन में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में अलग अलग है। रूरल एरियाज में अगर हम बात करें तो जो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और अर्बन एरियाज में जो मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं दो वर्ड्स क्लियर कर दूं कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वैसे इसको अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि आगे चैप्टर में इसको बताया गया है, वहीं पर मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। तो देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तब होता है जब जो लोग हैं वो जॉब नहीं खोज पाते हैं कुछ महीनों के लिए, साल के, यानी कि उनको साल में 3 महीनों के लिए जॉब मिला लेकिन अगले जो 3 महीने हैं उस 3 महीने के लिए जॉब नहीं मिला, तो उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसा जनरली होता है उन लोगों के साथ जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर इस तरीके के कामों में काम करते हैं। और इसका रीज़न यह है कि साल के कुछ ही महीने होते हैं जहाँ पर सोइंग, हार्वेस्टिंग और वीडिंग और थ्रेसिंग का काम किया जाता है, और इसके अलावा जो दूसरे महीने होते हैं वहाँ पर एक तरीके से कोई काम नहीं होता उन लोगों के लिए जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए इसी को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मेनली होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन ये दूसरे सेक्टर में भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की तो वहां पर देखने में ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये कंडीशन मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए एग्रीकल्चरल प्लॉट है कोई, तो वहां पर लोगों को काम मिल गया है, और ऐसा जनरली होता है परिवारों में कि एक परिवार के लोग जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल जो वर्क है, जो काम करना है, वहां पर जरूरत है सिर्फ 5 लोगों की, लेकिन वहां पर काम कर रहे हैं कितने? 8 लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हार्वेस्टिंग का काम करना है अपने खेत में, वहां पर 2 लोगों की जरूरत है और मैं पूरे अपने परिवार को लेकर चला जाऊं और वहां 8 लोग मिलकर काम करने लगे, तो वो रियलिटी में तो एम्प्लॉयमेंट उसे हम नहीं कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है एक्स्ट्रा 3 लोगों द्वारा, वो एक तरीके से जरूरी नहीं था, वहां पर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि 5 लोग काफी थे वहां पर काम करने के लिए, और 5 लोग काम को आसानी से कंप्लीट कर सकते थे। और इफ 3 पीपल आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो ये देखिए सीधा मतलब है कि जो 8 लोग काम कर रहे हैं वहां पर, उसमें से अगर 3 लोग वहां काम करना छोड़ दें या फिर 3 लोग घर आकर बैठ जाएं, तो वहां की जो प्रोडक्टिविटी है उस फील्ड की वो कम नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। और फील्ड जो है वो सिर्फ 5 लोगों के वर्क को रिक्वायर करता है, और जो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो एक तरीके से डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वो रियलिटी में एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है। अर्बन एरियाज के अगर हम बात करें तो वहां पर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी है।
मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। तो बहुत सारे जो यूथ हैं जो कि मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज कर चुके हैं, उन्हें एक तरीके से जॉब नहीं मिल रही है। और एक स्टडी बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट की और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की, वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है मुकाबले की जो मैट्रिकुलेट्स हैं उनके मुकाबले। और एक तरीके का पैराडॉक्स यहाँ पर चल रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जॉब्स के जहाँ पर जो मैन पावर है उस जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मैन पावर मौजूद है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जितना रिक्वायरमेंट है मैन पावर के उससे कम है। यानी कि कुछ काम ऐसे हैं जहां पर अगर 100 लोगों की जरूरत है तो 200 लोग काम करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 100 लोगों की जरूरत है तो वहां पर सिर्फ 20 लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ सेक्टर्स में जॉब की कमी है और कुछ सेक्टर्स में जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन के बीच में के लिए वो एक तरीके से है। और तो यहाँ पर जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जो है उनको एक तरीके से जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें जो टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या फिर किसी काम को करने के लिए, उस टेक्निकल स्किल्स की एक तरीके से भारी कमी है। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि जो एक तरीके से ये एक तरीके का पैराडॉक्स है जहां पर कुछ इलाके जो है वहां पर लोग जो है टेक्निकल जानकारी उनके पास है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। वहीं कुछ इलाके हैं जहां पर लोगों के पास उस तरीके की टेक्निकल स्किल्स नहीं है जो कि रियली में रिक्वायर्ड है। और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से हमें घाटा क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से मैन पावर रिसोर्स का एक तरीके से वेस्टेज की ओर ले जाता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर इकोनॉमिक टर्न इनटू लायबिलिटी। तो देखिए जो लोग एक तरीके से संपत्ति के रूप में थे इकोनॉमी के लिए, वो बदल जाते हैं जवाबदेही के रूप में या फिर जिम्मेदारी के रूप में। और लोगों के बीच में एक तरीके से होपलेसनेस की फीलिंग आती है और डिस्पेयर की फीलिंग आती है यूथ के बीच में लोग और सभी अनएम्प्लॉयड लोगों के बीच में। और लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और एजुकेटेड पीपल का जो इनएबिलिटी है जो कि काम करना चाहते हैं और कुछ एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं, वो एक तरीके से सोशल वेस्ट क्रिएट करता है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरीके से इकोनॉमिक ओवरलोड को भी बढ़ावा देता है। और एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनका डिपेंडेंस वर्किंग पॉपुलेशन की ओर बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फैमिली की बात करें तो फैमिली में अगर 4 लोगों ने पढ़ाई की है और सिर्फ एक को जॉब मिलता है तो बाकी के जो 3 लोग हैं वो एक तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर अपने खर्चों के लिए या फिर अपने खर्चों को चलाने के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोड पड़ता है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर। और इसकी वजह से जो क्वालिटी है लाइफ का वो भी कम हो जाता है किसी व्यक्ति का, और सोसाइटी जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। और जब परिवार को एक तरीके से बेयर सब्सिस्टेंस लेवल के ऊपर जीना पड़ता है तो उनके हेल्थ स्टेटस में डिक्लाइन आता है। और इसके साथ ही जो स्कूलिंग सिस्टम है, पढ़ाई की जो सिस्टम है, वहां से भी लोग अपने बच्चों को या फिर अपने परिवार के लोगों को बाहर निकालने लगते हैं ताकि वो काम कर सके और पैसे कमा सके। तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट रखता है ओवरऑल ग्रोथ के, इकोनॉमिक ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर। और अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज है वो एक तरीके से इंडिकेटर है एक तरीके का डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इकोनॉमी काफी कमजोर है, वो डिप्रेस्ड है। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है तो इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है। और ये एक तरीके से रिसोर्सेज को भी बहुत ही ज्यादा वेस्ट करती है, और जो कि एक तरीके से बहुत ही फायदे के साथ एम्प्लॉय की जा सकती थी। अगर लोगों को रिसोर्सेज के रूप में नहीं यूज किया जा सकता है तो वो एक तरीके से खुद ब खुद लाइबिलिटी के रूप में नजर आने लगते हैं या फिर दिखने लगते हैं इकोनॉमी के लिए। और ये जो चीज़ है ये उतनी अच्छी संकेत नहीं है। अगर हम इंडिया के कंडीशन की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम लोग जो है वो बेरोजगार हैं। लेकिन बहुत बड़ा संख्या जो है लोगों का वो लो इनकम के साथ जीता है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो एक तरीके से दिखती है कि एम्प्लॉयड है, लेकिन उनकी रियलिटी में जो इनकम होता है वो बहुत ही कम होता है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम होती है। लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि वो लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वैसा होता नहीं है। तो देखिए ऐसा दिखता है कि वो लोग जो है सालों भर काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर हम बात करें तो उनका जो पोटेंशियल है और उनका जो इनकम है वो काफ़ी नहीं है उनके लिए, या फिर जितना वो कमा सकते हैं या फिर कमाना चाहते हैं उतना उनके लिए काफ़ी नहीं है। और ये जो वर्क वो कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से लगता है जैसे उनको फोर्स किया गया है ये काम करने के लिए, और नहीं तो अगर उनके पास चॉइस होता तो वो किसी और काम को करना पसंद करते। और इसका रीज़न ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपुल हैं, जो होते हैं, जो डेली वेजेस पर अपना परिवार चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, वो एक तरीके से शांति से बैठकर या फिर घर पर बैठकर अपने परिवार का खर्चा चला नहीं सकते, तो इसलिए वो किसी भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। और इस वजह से जो उनकी अर्निंग होती है वो बहुत ही कम होती है, जिस वजह से उनको एक तरीके से बहुत ही लो लेवल पर जीना पड़ता है।
और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो कैरेक्टराइज किया गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें। तो यहाँ पर जो पूरी परिवार होती है वो एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है फील्ड में, और जबकि पूरे परिवार की रियलिटी में जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर सभी लोगों को वहाँ काम करना नहीं होता। सो इस वजह से वहाँ पर एक तरीके का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको पहले समझा दिया है। और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर सभी फैमिली जो होते हैं, यानी कि फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक तरीके से शेयर होता है क्या जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है। और ये जो कंसेप्ट है शेयरिंग, वर्क शेयरिंग का फील्ड में, और फील्ड में वर्क शेयरिंग का, तो ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का जो हार्डशिप है उसको कम करता है रूरल सेक्टर में। और इसका ये एक तरीके से पॉवर्टी जो है या फिर गरीबी है या फिर इनकम है, इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। यानी कि अगर कोई फैमिली जो है वो पॉवर्टी में है तो वो पॉवर्टी में ही रहेगी, भले ही उसका काम जो है वो खेत में आसान हो जाए या फिर उसकी इनकम जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। वो अगर पॉवर्टी में है तो वो पॉवर्टी में ही रहेगी, उसका इनकम अगर कम है तो वो इनकम कम ही रहेगा। और ग्रेजुअली जो सरप्लस है लेबर का हर एक परिवार में से, वो धीरे धीरे जॉब के सर्च में विलेजेस की से हटकर बाहर जाने लगता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की, यानी एम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है तीनों सेक्टर में जिन्हें कि हमने पहले देखा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी में, जहां पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं इंडिया में। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो वहां पर एक तरीके से पॉपुलेशन का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर कम हुआ है, और इसमें एक तरीके से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक हिस्सा रखता है। और इसमें से जो कुछ सरप्लस लेबर है एग्रीकल्चर में वो एक तरीके से मूव कर चुके हैं अब सेकेंडरी वर्क की ओर या फिर टर्शियरी सेक्टर की ओर। जो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग थे यानी कि एग्रीकल्चर में, वो अब मूव कर चुके हैं कहां पर, सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शियरी सेक्टर में। और जैसे कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, और इसके बाद जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है। और टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात करें जहां पर नए सर्विसेज जो है वो आ रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो काम करने चले गए हैं जो कि एजुकेटेड हैं या फिर जिनके पास उस तरीके की टेक्निकल स्किल्स मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए एक गाँव की कहानी बताई गई है, तो आप इस गाँव की कहानी को पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे पढ़कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और चैप्टर के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।